अगर कोई कंपनी आपसे कहती है कि हम बैंक से ज्यादा सुरक्षित हैं और सरकार से ज्यादा भरोसेमंद और बिना जोखिम के आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, तो क्या आप उस कंपनी पर भरोसा करेंगे? आंसर था हाँ, जिसपे करोड़ों भारतीय लोगों ने भरोसा किया। उस कंपनी का नाम था सहारा इंडिया, जिसको आप लोग भली भांति जानते भी होंगे, जो कि आज एक डॉक्यूमेंट्री और स्टडी बनकर रह गया। तो उसी के बारे में हम लोग आज केस स्टडी करेंगे। इसमें जो फर्स्ट सवाल, तो कि इतना सारा पैसा कहाँ गया। नंबर सेकंड, गलती कंपनी की थी या सिस्टम की। नंबर थर्ड, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमको क्या सीखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सहारा इंडिया क्या थी? सहारा इंडिया एक मल्टी बिजनेस एम्पायर था, जो कि चिटफंड, मीडिया, होटल्स और एयरलाइंस और आईपीएल स्पॉन्सरशिप में भी दिख रही थी। मतलब एक ब्रांड बन चुका था जो हर जगह दिख रहा था। अब यहीं से एक साइकोलॉजी फैक्ट निकल के आता है, जो ब्रांड हर जगह दिखता है तो लोग उस पर अमूमन भरोसा कर लेते हैं, यह तो सुरक्षित होगा। यही एक जो कि एक ब्रांड वैल्यू होती है हर कंपनी की, इस पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि वो हर जगह दिखता है। तो में हम लोग समझेंगे इतना पैसा आया कहाँ से। सहारा का जो मेन पर्पस था, स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करना, जहां बैंक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि भारत एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर गांव ज्यादा होते हैं। जहां पर बैंक नहीं पहुंच सकती थी, वहां सहारा इंडिया पहुंची और उसने लोगों से 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए महीना कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से एक एल्गोरिथम निकल आता है, जिससे कंपनी के पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ। एल्गोरिथम क्या था इस कंपनी का? थोड़ा थोड़ा पैसा लेकिन करोड़ों लोग, इसी से इसने इतना सारा फंड इकट्ठा किया। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप 3 में समझेंगे क्या सहारा इंडिया को इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई कानूनी इजाजत थी? आंसर था नहीं, क्योंकि सहारा ने एक OFCD नाम की स्कीम चलाई थी। लेकिन कानून कहता है अगर आप 50 से ज्यादा लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं तो आपको सेबी के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन सहारा ने कहा हमने तो करोड़ों लोगों से पैसा इकट्ठा किया। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है सहारा और सेबी के बीच की लड़ाई। हम लोग इसी बीच समझते हैं सेबी क्या है। सेबी एक सरकारी संस्था है जो कि स्टॉक मार्केट्स, IPOs, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच जो पॉलिसी है उनको नियंत्रित करता है और अपने कानून और अपने नियमों का पालन करने के लिए कहता है। अब यहीं से स्टेप 4 में हम लोग समझेंगे सहारा और सेबी की लड़ाई। सहारा और सेबी के बीच की लड़ाई। सेबी सहारा इंडिया से कहती है कि आप हमको इन्वेस्टर्स की पूरी लिस्ट दीजिए, उसमें एड्रेस प्रूफ और पेमेंट प्रूफ दोनों हो। तभी सहारा इंडिया सेबी से कहता है कि इन्वेस्टर्स गांव-गांव में रहते हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा करना मुश्किल है। यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, अगर पैसा इकट्ठा करना आसान था तो रिकॉर्ड रखना मुश्किल क्यों? अब हम लोग स्टेप 5 में समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2012 में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सहारा ने 24,000 करोड़ रुपए गलत तरीके से जुटाए हैं। यह पैसा सेबी को वापस लौटाना होगा। यह फैसला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑर्डर्स में से एक था। अब हम लोग स्टेप 6 में समझते हैं कि आखिरकार 24,000 करोड़ रुपए। इसमें हम लोग समझेंगे जब कोर्ट सहारा इंडिया से कहता है आखिरकार 24,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, तो सहारा कहता है हमने पैसा इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया। कोर्ट कहता है प्रूफ दीजिए, लेकिन जब सहारा कोर्ट को प्रूफ देता है तो प्रूफ इनकम्प्लीट होता है। नंबर 2, डाटा अनरिलायबल होता है। नंबर 3, कई इन्वेस्टर्स का डाटा ट्रेस ही नहीं हो पाता। अब स्टेप 7 में हम लोग समझेंगे, साल था 2014 जब सुब्रत राय को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सीधा जेल भेजा गया। यह पहली बार था जब इतना बड़ा उद्योगपति सीधे जेल में गया। मीडिया नैरेटिव में एक बिलियनर जेल में। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ था कि इन्वेस्टर का पैसा कहाँ गया। हम लोग एक पॉइंट में समझेंगे इन्वेस्टर्स का आखिर हुआ क्या। ग्राउंड रिपोर्ट, इसमें कई इन्वेस्टर जिसने सहारा इंडिया में पैसा डिपॉजिट किया था, बहुत से इन्वेस्टर्स मर चुके थे, बहुत से इन्वेस्टर्स बूढ़े हो चुके थे और कई इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं था कि पैसा कैसे मिलेगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा जो एक एल्गोरिथम निकल के सामने आता है, जिसमें जब सिस्टम जटिल होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो गरीब और अनपढ़ लोगों को होता है। इसमें सरकार ने रिफंड पोर्टल जारी किया, इसमें KYC मांगा गया, पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए
बहुत कम लोगों के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले और इसका रिजल्ट जो रहा वो बहुत कम लोगों को पैसा मिला। असली दोषी कौन? क्या सहारा दोषी है? हाँ, क्योंकि इसने नियमों का पालन नहीं किया। क्या इन्वेस्टर्स दोषी हैं? हाँ, क्योंकि इनको जागरूकता नहीं थी। ये एक कलेक्टिव फेल्यूर था। क्या सिस्टम दोषी है? हाँ, क्योंकि सिस्टम ने समय पर एक्शन नहीं लिया। 11th जो कि एक आखिरी स्टेप है, इसमें हमको इस सारा इंडिया केस स्टडी से क्या सीखना चाहिए। नंबर फर्स्ट, कोई भी कंपनी आपको गारंटेड रिटर्न देने का वादा करती है तो इस तरीके की कोई चीज होती ही नहीं है। गारंटेड रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है, ऊपर नीचे चलता है। नंबर सेकंड, आप चेक करिए कि जो कंपनी आपसे इन्वेस्ट करवा रही है क्या वो कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड है। नंबर थर्ड, आप एजेंट के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। एजेंट अपनी पॉलिसी बेचने के लिए आपसे कुछ भी कह सकता है। आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ें। नंबर फोर्थ, इमोशनल मार्केटिंग से बचें। अब हमारा मेन मोटिव हमको इससे यही सीखने मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। अगर हमारी आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।